हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम अपने करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एक स्थान था कटघोरा जो कि कोरबा में स्थित है और एक स्थान था गोविंदपाल जो कि सुकमा में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है। हालांकि करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो अभी क्योंकि हाल ही में लिथियम की खोज हुई है, इसीलिए ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। लिथियम की खोज कहाँ पर हुई है, किन किन स्थानों पर हुई है, ठीक है। और इसके अलावा लिथियम के उपयोग के बारे में साइंस एंड टेक से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि लिथियम जो है वो इनमें से किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है या किस चीज़ में प्रयोग नहीं होता है। 4 ऑप्शंस में से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी के जो धातु या खनिज के बारे में दिया गया है, इसमें एक और खनिज है जिसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो है टिन। टिन के बारे में ये याद रखिएगा कि देश में टिन का उत्पादन 100% उत्पादन केवल और केवल छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, दंतेवाड़ा में टिन का उत्पादन होता है। इसके भंडार अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन उत्पादन अभी केवल दंतेवाड़ा में ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में। अब यहाँ पर सीधा सीधा एक प्रश्न याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई 2023 को। 1 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे कि यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, किसी निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि कोई ऐसा श्रमिक जो कि कंस्ट्रक्शन कार्यों में लगा हुआ था, दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सहायता राशि, उसके परिवारजनों को सहायता राशि के रूप में 1 लाख की जगह अब बढ़ा करके 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर स्थायी रूप से वो हैंडीकैप हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में उन्हें पहले 50,000 दिया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ये तो हो गई रजिस्टर्ड जो श्रमिक हैं उनके बारे में। जो अनरजिस्टर्ड श्रमिक हैं, ठीक है, जो किसी ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं, जिनका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं रहता है, ऐसे लोगों की मृत्यु होने पर, दुर्घटना में मृत्यु होने पर इन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। इसी श्रेणी में कुछ अन्य घोषणाएं की गई थी, जैसे कि निर्माण श्रमिक सहायता योजना। इसी स्कीम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दौरान जो घोषणाएं हुई हैं, उसी में ही एक और घोषणा है निर्माण श्रमिक सहायता योजना। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने या घर खरीदने के लिए 50,000 रुपये की अनुदान राशि भी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक स्कीम है इनके लिए दीर्घायु सहायता योजना, श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना। इसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत अगर ये किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इनके लिए, इनके इलाज के लिए जो भी इंश्योरेंस स्कीम होगी सरकार की तरफ से, उसके अलावा इन्हें एक्स्ट्रा 20,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों स्कीम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर 1 मई 2023 को घोषणा किया गया था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इसमें जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को लेकर के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, इसी को कहा जा रहा है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। इसको लॉन्च कब किया गया है? इस सर्वेक्षण का जो डाटा है, इसको लॉन्च कब किया गया है? इसे लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2023 को। और इस सर्वेक्षण के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या रहा? यहाँ पे उद्देश्य था नई योजनाओं को
डेवलप करना और उनके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। सरकार के द्वारा अगर कोई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं तो सामाजिक और आर्थिक रूप से किन व्यक्तियों को किस प्रकार के योजनाओं की आवश्यकता है, इस चीज़ को डिकोड करने के लिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व कौन कौन से जिलों से प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा खनिज राजस्व सबसे ज़्यादा देने वाले खनिज कौन कौन से हैं। यहाँ पे दंतेवाड़ा को सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोहे का खनन सबसे ज़्यादा होता है। 6419 करोड़ रुपए, 6419 करोड़ रुपए दंतेवाड़ा को खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कोरबा को 2361 करोड़ रुपए और रायगढ़ को 1717 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं खनिज राजस्व के रूप में। इसके अलावा अगर खनिजों के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा खनिज है जिसने सबसे ज़्यादा राजस्व कंट्रीब्यूट किया है, तो इसमें लोहे से 3607 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं सरकार को। इसके अलावा कोयला, इससे 3336 करोड़ रुपए और चूना 392 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब आप एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रीवियस एग्जाम का क्या ट्रेंड रहा है, जैसे कि पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा खनिज कौन से राज्यों से प्राप्त होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा या इसी प्रकार का एक ऑप्शन का सीक्वेंस दे देगा जिसमें कि पहला, दूसरा और तीसरा अरेंज किया गया होगा। आपको सही क्रम चूज करना पड़ेगा या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन से हैं। फर्स्ट है दंतेवाड़ा, सेकंड कोरबा, थर्ड है रायगढ़। ठीक है, फर्स्ट दंतेवाड़ा, फिर कोरबा, फिर रायगढ़। सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व प्राप्त करने वाले जिले दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़। और सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व देने वाले खनिज कौन से हैं, लोहा, कोयला, चूना पत्थर, लोहा, कोयला, चूना पत्थर। ठीक है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण डाटा है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है, जैसे कि इसमें नाम से समझ में आ रहा है, जस्टिस मतलब न्याय से संबंधित कोई रिपोर्ट है। ये जारी किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इसमें यह बताया गया है कि कौन से राज्य में न्यायपालिका कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इसे घोषित किया गया है अप्रैल 2023 में और इसके जारी करता है टाटा ट्रस्ट। इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर न्यायपालिका बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर केसेस की पेंडेंसी कम है। और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है 9th, छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा ये क्या चीज़ है, इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है, पोषण यानी कि बच्चों के पोषण से संबंधित कोई स्कीम की बात की जा रही है। यहाँ पे 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल का जो समय है, इसको पोषण पखवाड़ा के रूप में सेलिब्रेट किया गया है सरकार के द्वारा। और इस पखवाड़े में मिलेट के फायदों को प्रमोट किया गया है। ठीक है, लोगों को मिलेट के प्रति जागरूक किया गया है। देश में अभी मिलेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ा हुआ है। ठीक है, हमें मोटे अनाज को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए और इसको प्रमोट किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। ठीक, पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पोषण पखवाड़ा कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 20 मार्च से 3 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डेट हैं जो कि एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और वही चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करते चल रहा हूँ। नेक्स्ट है दुबराज चावल के बारे में। और दुबराज जो है वो चावल का एक प्रकार है, आपको पता है। यहाँ पे सिहावा नगरी क्षेत्र में उगने वाले दुबराज को जीआई टैग दिया गया है मार्च 2023 में। ठीक, अब ये जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग या ग्लोबल आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक जो टैग है, ये बताता है कि कोई विशेष चीज़, कोई विशेष फसल जो है किसी विशेष क्षेत्र से ही संबंधित है और उस विशेष क्षेत्र की वजह से उसमें कुछ विशेष क्वालिटीज़ डेवलप हो गई हैं और उसको कॉपी ना किया जा सके, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
नगरी धमतरी जिले में है, इसको ये चीज़ आपको पता है। और इस चावल का उत्पादन कौन कर रहा है? इस चावल का उत्पादन किया जा रहा है दुर्गा स्व सहायता समूह इसके द्वारा, ठीक है। नगरी या धमतरी जिले के दुर्गा स्व सहायता समूह के द्वारा नगरी दुबराज को प्रमोट किया जा रहा है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा एक है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, वो है जीरा फूल के बारे में। एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा जीरा फूल किस चीज़ से संबंधित है? तो जीरा फूल किससे संबंधित है? ये चावल का एक प्रकार है जिसको कि 2019 में जीआई टैग मिला हुआ था। ये कहाँ से संबंधित है? सरगुजा जिले से, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बासमती के रूप में विख्यात है कौन? नगरी दुबराज। छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है नगरी दुबराज चावल को। अब आपको याद रखना है कि जीआई टैग किसको किसको मिला है छत्तीसगढ़ में, हाल ही में किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जो जीरा फूल वाला क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28। अब ये जो महिला उद्यमिता नीति है, इसमें क्या प्रश्न बनेगा? ऐसे पैटर्न का प्रश्न पूछा जा चुका है जैसे कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग सरकारों ने कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रखे हुए होते हैं। मान लो औद्योगिक नीति हो गया, या परिवहन नीति हो गया, या सौर ऊर्जा नीति हो गया। तो इस प्रकार की जो 5-7 वर्ष का जो एक उनका जो प्लान रहता है, उनका जो कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म विजन रहता है, इसको एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए उद्यमिता नीति हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी की गई है, ये कब से कब तक चलेगी। इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे जो राज्य महिला उद्यमिता नीति है, इसको कब से कब तक के लिए जारी किया गया है? 2023 से लेकर के 28 तक। इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए अगर वो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी का उद्योग है तो उन्हें 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। सर्विस सेक्टर का कोई एंटरप्रेन्योरशिप है तो 25 लाख तक का, और व्यवसाय या बिजनेस है तो उन्हें 10 लाख तक का लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के लिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको जारी किया गया है राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा। वैसे जो एसडीजी है, 17 जो एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हम कंट्री लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी जारी किए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि 17 विकास के लक्ष्य बताए गए हैं। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि हम इस तरीके से विकास करें, इस तरीके से डेवलप करें कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बची रहें, ठीक है। बेतरतीब विकास जो है वो कह सकते हैं कि विनाश को ही बढ़ावा देगा। ऐसा विकास किसी को नहीं चाहिए जो कि आगे चल करके विनाश के रास्ते पर बढ़ रहा हो। सस्टेनेबल कहने का मतलब है जो विकास आज हम प्राप्त कर रहे हैं वो भविष्य के लिए भी लाभकारी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बची रहें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमें जो राज्य योजना आयोग ने जो रैंकिंग जारी किया है उसमें धमतरी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फ्रंट रनर हैं, परफॉर्मर जिले हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है वो है कि प्रथम स्थान पर कौन है एसडीजी जिलों के रैंकिंग में, ठीक, और इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो फरवरी 2023 में राज्य योजना आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं नवनिर्वाचित या नवनियुक्त राज्यपाल जी के बारे में। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल बने हैं। अब ये जो इनकी सीक्वेंस है, इनका जो सीक्वेंस है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जैसे कि पूछ लेगा कि देश के वर्तमान जो सीजेआई हैं किस क्रम के सीजेआई हैं, प्रधानमंत्री किस क्रम के हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में किस क्रम के हैं, देश में राष्ट्रपति किस क्रम की हैं। ऐसे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और ये एक ट्रेंड है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्टेट हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की रैंकिंग पढ़ ली होती है कि कौन सा व्यक्ति किस क्रम पर नियुक्त हुआ है। तो वहाँ पर बैठ करके फिर हमको लगभग सभी में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनने लगती है। तो हमको इन जो फैक्ट्स है उन्हें ठीक से रिवाइज करके जाना है। छत्तीसगढ़ के
राज्यपाल किस क्रम के हैं? 9वें क्रम पे नियुक्त हुए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, अब यहाँ पे इनकी नियुक्ति का जो तिथि है ये भी महत्वपूर्ण है। 23 फरवरी 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है। और इन्हें नियुक्त किसने किया है? इन्हें नियुक्त किया है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जज जो हैं अरुण कुमार गोस्वामी, इनके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं इनका नाम क्या है? अमिताभ जैन। अमिताभ जैन ने राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया गया था, जो कि मुख्य सचिव ने यहाँ पर पढ़ करके सुनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हाल ही में पिछले 2 साल के जो पेपर उठा के देखेंगे आप, तो वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो राज्यपाल नहीं था, या इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है पहले राज्यपाल बना है, या राज्यपालों का आप क्रम जमा करके बताइए कि कौन सा पहले बना है कौन सा बाद में बना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़, ये जो फैक्ट्स है वो छत्तीसगढ़ की किसी किताब में भी मिल जाएगा प्रशासनिक वाले टॉपिक में, या फिर आप यहाँ पर भी इनका जो लिस्ट है यहाँ से चीज़ों को याद कर सकते हैं, डेटा को यहाँ से याद करना है। जैसे कि राज्यपाल की सीरीज़ में देखें तो सबसे पहले रहे हैं दिनेश नंदन सहाय 2000 से लेकर के 2003 तक, सन 2000 से लेकर के 2003 तक। उसके बाद में KM सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ 2003 से लेकर के 2007 तक रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रहे हैं सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं। जनरल KM सेठ ये कुछ समय के लिए छुट्टी पर थे, और उसी बीच में सुशील कुमार शिंदे इनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरे व्यक्ति थे ESL नरसिम्हन 2007 से 2010 तक। उसके बाद में शेखर दत्त 2010 से लेकर के 2014 तक। राम नरेश यादव 2014 से 2014 में ही इनको रखा गया था कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। और इसके बाद में बलराम जी दास टंडन, इनके बारे में याद रखना है कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर के 18 तक। और इनके बाद में थी आनंदीबेन पटेल 2018 से 19 तक। और अभी रिसेंटली जिन्होंने अपना पद छोड़ करके विश्वभूषण जी को अपना पद सौंपा है, अनुसुईया उइके 2019 से 23 तक। और अभी लेटेस्ट में है विश्वभूषण हरिचंदन जी, 2023 में इनकी नियुक्ति हुई है। किस तिथि को? 23 फरवरी 2023 को। ठीक है, 23 फरवरी 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जो मजदूर कार्यरत हैं इनकी साक्षरता के बारे में यहाँ पर एक डेटा रिलीज हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो काम करने वाले मजदूर हैं इनकी लिटरेसी या फिर इनकी जो साक्षरता दर है देश में तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, जहां पर 58% मजदूर, लगभग 58.1% मजदूर जो है वो शिक्षित हैं। और सिक्किम में लगभग 58% मजदूर, 0.1 का ही फर्क है, लगभग 58% मजदूर जो है यहाँ पर शिक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 49.8% मजदूर शिक्षित हैं। ठीक, ये एक डेटा है। अब आपको सीधे सीधे ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में मजदूरों की शिक्षा के क्रम में, मजदूरों की शिक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है देश में? तो हिमाचल और सिक्किम के बाद में छत्तीसगढ़ 3rd नंबर पर पोजीशन है। नेक्स्ट है, राज्य में अभी कुछ नए विधेयक लाए गए हैं, जैसे कि 3 नए विधेयक लाए गए हैं, जिसमें एक है मीडिया कर्मी को सुरक्षा देने के लिए, दूसरा है किसी आवासहीन व्यक्ति को भूमि का पट्टा आवंटित करने के लिए, और तीसरा है कोई व्यक्ति जिसने टैक्स नहीं पटाया है या किसी प्रकार का जुर्माना नहीं पटाया है, शास्ति का मतलब होता है जुर्माना, अगर उसने टैक्स या जुर्माना नहीं पटाया है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इनसे संबंधित ये 3 नए विधेयक थे। और इसके अलावा 5 ऐसे विधेयक थे जो पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें कि कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। तो 5 संशोधन विधेयक यहाँ पर विधानसभा में रखे गए थे। ठीक है, जो सबसे पहला
विधेयक था, ये था मीडिया कर्मी सुरक्षा के बारे में। ये नए विधेयक हैं, जो शुरू के 3 हैं ये नए विधेयक हैं। मीडिया कर्मी सुरक्षा, दूसरा विधेयक था पट्टा अधिकार को लेकर के, और तीसरा विधेयक था बकाया कर, ब्याज या शास्ति के निपटान से संबंधित। उसके बाद में 5 विधेयक थे जिनको कि संशोधन विधेयक के तौर पर सदन में रखा गया था। पहला था नगर पालिका संशोधन विधेयक, दूसरा था नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक, तीसरा था विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक, पेंशन संशोधन विधेयक, चौथा था माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, और पांचवा था भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक। ठीक, अब इसमें से पूछ सकता है कि इनमें से हाल ही में कुछ नए विधेयक आए हैं, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। उसी प्रकार से संशोधन विधेयकों में अभी हाल ही में संशोधन विधेयक लाए गए थे, इनमें से कौन सा हाल ही में लाया गया है या फिर कौन सा नहीं लाया गया है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में हम राम वनगमन पर्यटन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वहाँ पर डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको यही पता होना चाहिए कि फर्स्ट फेज़ में कितने स्थानों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले चरण में 10 स्थानों को शामिल किया गया था, और इसमें कौन कौन से शामिल हैं तो सबसे पहला है सीतामढ़ी हरचौका, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है शिवरी नारायण, चौथा है तुरतुरिया, फिर है चंदखुरी, फिर राजिम, फिर मुकुंदपुर नगरी, और इसके बाद में है दलपत सागर चित्रकूट तीरथगढ़, नेक्स्ट है रामाराम, और सबसे लास्ट में था चंपारण रायपुर में। इन सभी को फर्स्ट फेज में शामिल किया गया था। राम वनगमन पथ परियोजना का जो फर्स्ट फेज है उसमें इन 10 स्थानों को शामिल किया गया था इस सर्किट के लिए। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी में जो कुछ बदलाव हुए हैं उनसे संबंधित। जो नए मजदूरी दर हैं इनकी घोषणा कब की गई है? 24 मार्च 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा को सबसे ज़्यादा 357 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा दिया जाता है, और छत्तीसगढ़ को जो मनरेगा दर निर्धारित हुआ है ये है 221 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, और ये कब तक लागू रहेगा? 31 मार्च 2024 तक। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के लिए नया मनरेगा दर यहाँ पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल हैं कुछ ऐसे स्कूल चुने जाएंगे जिनको कि सरकार से सहायता प्राप्त होगा, और उन्हें अपने नाम के साथ में पीएम श्री टाइटल लगाना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्कूल होंगे जिनको कि सरकार के द्वारा चुना जाएगा। बताया गया है कि 211 स्कूल को चुना गया है राज्य भर में, और इनको अपने नाम के साथ में पीएम श्री टाइटल लगाना पड़ेगा। इन्हें केंद्र और राज्य से सहायता प्राप्त रहेगा। ठीक है, इनको फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरीके का सहायता जो है वो केंद्र या राज्य दोनों से प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है कोरबा के जंगल में एक दुर्लभ जीव मिला है, इसका नाम है यूरेशियन ऑटर। ये जनरली जो है वो पानी में रहता है, और ये जो ऑटर है ये संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में यूरेशियन ऑटर नामक एक दुर्लभ जीव प्राप्त हुआ है, बताइए किस जिले में प्राप्त हुआ है? कहाँ पे मिला है? कोरबा में, कोरबा के जंगलों में। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहें तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मिलेट कार्निवाल के बारे में, या मिलेट फेस्टिवल कह सकते हैं, मिलेट फेस्टिवल 2023। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 17 से 19 फरवरी 2023 तक के लिए। इसके लिए जो मिलेट हैं इनको कहा जाता है सेहत के मोती। सेहत के मोती क्यों? क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, और इसके अलावा इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। ये ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब सूखे क्षेत्र में भी आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, और सेहत को होने वाले फ़ायदों की वजह से इन्हें सेहत के मोती कहा जाता है। सेहत के मोती के रूप में कोदो, कुटकी और रागी को शामिल किया गया है। ठीक है, मिलेट्स या फिर मोटे अनाज में और भी कई चीज़ें आती हैं, लेकिन इन तीनों को विशेष रूप से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, इसे ऑर्गेनाइज करने में
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और इसके साथ में IIMR हैदराबाद, इन दोनों ने ही मिल करके मिलेट फेस्टिवल या मिलेट कार्निवल को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, IIMR क्या चीज़ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। अब एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि IIMR मिलेट से संबंधित एक संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने एक और प्रपोजल रखा है कि जल्दी ही मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाएगा। स्कूल में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें मोटे अनाज या मिलेट्स को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है SDG डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट 2021 के बारे में। जैसे मैंने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको जारी किया जाता है, इससे संबंधित रिपोर्ट को जारी किया जाता है राज्य योजना आयोग के लिए, राज्य योजना आयोग के द्वारा, और इसके अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों की मॉनिटरिंग की जाती है कि कौन से राज्य ने कितना बेहतर काम किया है, वहाँ पे जो गोल्स निर्धारित किए गए हैं उसको अचीव करने में कितना इफेक्टिव रहा है उनके प्रयास। इस राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। धमतरी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, और इसे जारी किया गया था फरवरी 2023 में, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए CEO के बारे में। नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग में 3 अधिकारी प्रमुख हैं, आप इनका नाम सर्च करेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के CEO। वर्तमान CEO की चर्चा हम कर चुके हैं, BVR सुब्रमण्यम। ये हाल ही में नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। आप ये सर्च करेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 74% से ज़्यादा वनोपज को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्रय किया है और इस लेटेस्ट डेटा के साथ में छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 74% या इससे कुछ ज़्यादा लघु वनोपज को क्रय किया गया है सरकार के द्वारा, और क्रय करने वाला यह सबसे ज़्यादा क्रय करने वाला प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है महानदी जल विवाद के बारे में। महानदी जल विवाद आपको पता है कि कौन से 2 राज्यों के बीच में है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। प्रश्न पूछा गया है, चाहे कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो, चाहे तिस्ता रिवर डिस्प्यूट हो, चाहे नर्मदा हो। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण नदियों पर राज्यों के अलग अलग राज्यों के अगर विवाद हैं, ठीक है, जल बंटवारे को लेकर के, तो वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। कावेरी के बारे में पूछा जा चुका है। तो महानदी का विवाद किनके साथ में है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों से होकर के बहती है। ठीक, और यहाँ पे जो एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है दोनों के बीच विवाद को निपटाने के लिए, जो ट्रिब्यूनल है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति AN खानविलकर। न्यायमूर्ति AN खानविलकर ये बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है ग्राम सोंड्रा। ग्राम सोंड्रा, यहाँ पे पांडु काल की या पांडु वंश की बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। बस इतना ही याद रखिएगा। प्रश्न क्या पूछ सकता है? हाल ही में पांडुवंशीय बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, किस गांव से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो सोंड्रा ग्राम से प्राप्त हुआ है, जो कि रायपुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग। अब ये आकांक्षी जिले क्या हैं? ऐसे जिले जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, ऐसे जिलों को रखा गया है आकांक्षी जिले कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र द्वारा चलाई गई ये एक योजना है जिसमें कि आकांक्षी जिलों के रूप में कुछ जिलों की पहचान की जाती है, और ये जो नंबर है टोटल 112 जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। और इन जिलों की रैंकिंग में नारायणपुर 4थे स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जो है वो मतलब केंद्र स्तर पर नारायणपुर को 4था स्थान प्राप्त हुआ है इन 112 आकांक्षी जिलों के बीच में। नेक्स्ट है अमर वाटिका का निर्माण। ये जो अमर वाटिका है, इसे इंडिया गेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में डेवलप किया जा रहा है।
ये जो अमर वाटिका है ये शहीद जवानों की स्मृति में बनाया जा रहा है और उन्हें ही डेडिकेट किया गया है, अर्पित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ऊंचा स्मारक बनाया जाएगा, शहीद स्मारक, जो कि लगभग 60 फीट ऊंचा है और इन पर प्रमुख जवानों, नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए बहुत सारे जवानों के नाम लिखे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अमर वाटिका ये क्या चीज़ है? इंडिया गेट की तर्ज पर डेवलप किया गया एक शहीदों को समर्पित स्मारक है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्मारक है ये कहाँ पर स्थित है? ये है जगदलपुर में। ठीक है, इसे कहाँ पर बनाया जाएगा? जगदलपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीपा। रीपा का सीधा फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। ये रीपा क्या चीज़ है? रीपा है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को ही शॉर्ट में रीपा कहा गया है। अब जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाया गया एरिया, इसी को हम कह रहे हैं रीपा। इसे 26 जनवरी 2023 को घोषणा किया गया है रीपा डेवलप करने का। इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पे जो भी क्षेत्र जिसको रीपा के तौर पे घोषित किया जाएगा, इसमें निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाई जाएंगी और जो रीपा में तुरेनार नाम से है, एक जगह है तुरेनार बस्तर में, ये पूरे देश का सबसे पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क होगा। ठीक है, देश भर में सबसे पहला इंडस्ट्रियल पार्क होगा आपका तुरेनार बस्तर में। नेक्स्ट है संस्कृति विभाग की कुछ नई योजनाएं हैं। एक है मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। ये जो विरासत झरोखा योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? कुछ चयनित महाविद्यालय हैं या शासकीय कार्यालय हैं, यहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में उनकी प्रतिकृतियाँ या छोटे छोटे स्टैचू या फिर फोटोज यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसी को कहा गया है मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना। और दूसरा है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। इसके अंतर्गत जो जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं इनके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा और प्रत्येक जिले में 3 स्कूल या कॉलेज को चयनित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। IIT भिलाई ने पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका विकसित किया है। इन्होंने बड़े बड़े प्लांट की जगह पे छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप किए हैं, छोटे छोटे यूनिट्स तैयार किए हैं जो कि सोलर एनर्जी और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन कहने का मतलब है कलर की वजह से ग्रीन नहीं कहा जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का तो कोई कलर होता नहीं है, ग्रीन कहा जा रहा है। इसे उस मेथड से बनाया जाएगा जहाँ पे कोई भी कार्बन का एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। बिना कार्बन का उत्सर्जन किए हाइड्रोजन बनाया जाएगा, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसके द्वारा पानी का विघटन करके और हाइड्रोजन बनाया जाएगा। किसने डेवलप किया है ये मेथड? IIT भिलाई के द्वारा। नेक्स्ट है नक्सल उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के 10 अभियान। अब ये 10 अभियान आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पूछ सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10 अभियान लॉन्च किए हैं, किस चीज़ से संबंधित हैं? ये संबंधित है नक्सल उन्मूलन के लिए, चाहे नक्सल को समाप्त करने के लिए या फिर उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक है, उनको रोजगार देने के लिए या फिर किसी भी तरीके से वो राज्य में अव्यवस्था न फैलाएं और मुख्य धारा में जुड़ करके और रह करके अपना जीवन यापन करें, स्वयं भी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें और शासन को भी कह सकते हैं कि अपना जो बहुत एक बड़ा खर्च हो जाता है उनके बजट का, ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने में या फिर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो उनमें भी सरकार का खर्च ना हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 10 स्कीम्स या 10 कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जो कि नक्सल समाप्ति के लिए है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के बारे में।
इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री विवेक ढांड। विवेक ढांड, इनका नाम याद रखिएगा। ये मुख्य सचिव भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन के लिए। ठीक है, तो विवेक ढांड, इन्हें नवाचार आयोग, राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजनांदगांव जिले में मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब बस ये याद रखना है कि न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में ये था कि एक जगह है राजनांदगांव में, इसका नाम था नवागांव, बाजार नवागांव, और यहाँ पे पंचायत है बड़गांव चारभाठा। यहाँ पे नल खुदाई के दौरान जमीन से मटके में कुछ चांदी के सिक्के वगैरह निकले हैं, तो उनके बारे में एक न्यूज़ था कि राजनांदगांव जिले में मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन सिक्कों की पहचान की गई है कि यह लगभग 1700 और 1800 ईस्वी के आसपास के रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुछ प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि किस राज्य से किस जिले से प्राप्त हुए हैं। आंसर क्या होगा, राजनांदगांव जिले से। नेक्स्ट है लामनी पक्षी विहार। लामनी पक्षी विहार ये कहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया गया है जगदलपुर शहर के पास में। ठीक है, लामनी पक्षी विहार कहने का तो मतलब समझ में आ रहा है, वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की वैरायटी होगी। ठीक है, उनको वहाँ पर एक नेचुरल हैबिटेट मिलेगा, नेचुरल घर के रूप में विकसित किया जाएगा उस एरिया को। ठीक है, तो ये कहाँ पर डेवलप किया गया है, जगदलपुर में। ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर है, लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाने के बारे में। छत्तीसगढ़ में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कैंसर के मामले में यह दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। और इससे बचने के लिए छत्तीसगढ़ में 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं, इनको वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये देश में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा डेंजरस या सबसे ज़्यादा फैलने वाला या सबसे ज़्यादा लोगों को होने वाला कैंसर है। फर्स्ट नंबर पर है ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड पे है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, और थर्ड है ओरल कैंसर। ठीक है, तो इन तीनों में से अभी हम सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए या इससे बचाव के लिए बच्चियों को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा इनको फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में। छत्तीसगढ़ इस अभियान में अगर देखा जाए कि रैंकिंग अगर निर्धारित की गई है अलग राज्यों की परफॉर्मेंस के आधार पर, तो छत्तीसगढ़ इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। मतलब एनीमिया से बचाव के लिए या एनीमिया को ख़त्म करने के लिए राज्यों के जो प्रयास हैं, इसमें छत्तीसगढ़ अभी तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश, सेकंड में है महाराष्ट्र। ठीक है, और एनीमिया क्या होता है, एनीमिया खून की कमी से संबंधित एक कह सकते हैं कि रोग है, एक समस्या है। एनीमिया से बचने के लिए लोगों को IFA आयरन फॉलिक एसिड इसकी टैबलेट या इसकी खुराक दी जाती है, जिसमें आयरन जो है वो 60 mg या फॉलिक एसिड जो है वो 50 mg का डोज निश्चित होता है। ठीक है, ये डोज लेने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है, शरीर में नए खून का निर्माण जल्दी से और बेहतर तरीके से हो रहा होता है, जिससे कि एनीमिया से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ दर्शन परियोजना के बारे में। पिछले क्लास में हम शक्तिपीठ दर्शन परियोजना के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि इसमें से जो 5 जगह थे, उसमें मैंने एक जगह का नाम बताया था आपको, समलेश्वरी अंबिकापुर में। ठीक, इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर 5 का करेक्ट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। इस करेक्ट लिस्ट में सबसे पहले है कुदरगढ़ी माता जो कि सूरजपुर में है, और बाकी के 4 जो हैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जो कि करेक्ट हैं। चंद्रहासिनी रायगढ़ में, महामाया रतनपुर में, बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़ में और दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा में। करेक्शन क्या करना है, वहाँ पे आपने जो समलेश्वरी लिखा होगा अंबिकापुर में, उसकी जगह कुदरगढ़ी माता सूरजपुर में ये ऐड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख ऑपरेशन या अभियान के बारे में। एक
ऑपरेशन चलाया गया है, एक अभियान है, इसका नाम है हेलो जिंदगी। ये किससे संबंधित है? अच्छा, यहाँ पे प्रश्न का पैटर्न कैसा है? प्रश्न पूछा जाता है हेलो जिंदगी ये हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान है, या हेलो जिंदगी हाल ही में रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, यह किससे संबंधित है। ऐसे कुछ भी पैटर्न के इस कॉम्बिनेशन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हेलो जिंदगी यह नशे के खिलाफ चलाया गया एक अभियान है रायपुर पुलिस के द्वारा। सेकंड है सुघ्घर लइका अभियान, कुपोषण को दूर करने के लिए दुर्ग जिले के द्वारा चलाया गया यह एक अभियान है। सुघ्घर लइका अभियान नाम से ही समझ में आ रहा है, कुपोषण को दूर करने के लिए है। किसके द्वारा भी इसको संचालित किया गया है? दुर्ग जिले के द्वारा। नेक्स्ट है रोका छेका अभियान। रोका छेका के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। रोका छेका क्या होता है? तो इसमें आवारा मवेशियों से फसल को बचाने के लिए अभियान है, ठीक है, इसको कहा गया है रोका छेका अभियान। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान। इसके अंतर्गत जो गुमशुदा बच्चे हैं इनको अपने परिवार से मिलाने के लिए, ठीक है, इनको खोजकर उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए जो अभियान है इसको कहा गया है ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है हमर बेटी हमर मान। इसमें महिला सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसका नाम क्या है? हमर बेटी हमर मान। नेक्स्ट है निजता अभियान। यह भी नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। ध्यान क्या रखना है? हेलो जिंदगी नशे के खिलाफ है, निजता अभियान भी नशीले पदार्थों के खिलाफ है। हेलो जिंदगी चलाया गया है रायपुर पुलिस के द्वारा, जबकि निजता अभियान चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता और इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है निजता अभियान। नेक्स्ट है बाल जतन अभियान। इसे MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यहाँ पे शुरू किया गया है बाल जतन अभियान को। इसके अंतर्गत जो घुमंतू प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, ठीक है, घुमंतू बच्चे होते हैं जो कचरा वगैरह बीन रहे होते हैं या जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, ऐसे बच्चों को इनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए ही बाल जतन अभियान चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है पिछले सरकार के कैबिनेट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, लेकिन अब ये निर्णय हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं हैं, ठीक है। उस समय जो निर्णय लिए गए थे, अब जो नई सरकार के द्वारा नए निर्णय लिए जाएंगे वो अगले एग्ज़ाम तक उपयोगी होंगे। पुराने निर्णय आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये PDF में अवेलेबल रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना उतनी नहीं रहेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री सम्मान किनको किनको प्राप्त हुआ है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर एक डेडिकेटेड टॉपिक दिया गया है इसके बारे में। ये जो शीट है, ये वाला जो पेज है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए कम महत्वपूर्ण है बल्कि मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जिन लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है उनके थोड़े से डिटेल भी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि पद्मश्री प्राप्त हुआ है 3 लोगों को। पहले व्यक्ति हैं सुश्री उषा बारले, पंडवानी गायिका हैं, बस यही चीज़ हमारे लिए प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है। दूसरे व्यक्ति हैं डोमार सिंह कंवर, नाचा से संबंधित हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं अजय कुमार मंडावी, ये लकड़ी या काष्ठ कला से संबंधित हैं, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। तो इन तीनों का नाम और इनका कार्य क्षेत्र याद रखना है, किस किस क्षेत्र के लिए इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पिछली सरकार की कुछ घोषणाएं हैं, ये वापस हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के बारे में। ऐसे प्रश्न जो है वो फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए तैयार रहना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, कितने धान की खरीदी की गई है। तो अभी नए जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके हिसाब से 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, ठीक है। ये नया रिकॉर्ड है, अभी तक का सबसे ज़्यादा धान खरीदी किया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इतना धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो अपना 2nd पोजीशन पर है। सर्वाधिक धान खरीदने के मामले में
छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन पर है और सबसे ज़्यादा धान जो है वो पंजाब में खरीदा गया है। ठीक है, पंजाब की जो सोसाइटीज़ हैं जो कह सकते हैं कि सरकार जो प्रोक्योर करती है इनके फसलों को, उसमें अगर देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा धान खरीदा गया है किसानों से और सेकंड पोजीशन पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना धान खरीदा गया है? 107.52 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट वाइज एक डेटा दिया गया है। ये डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं कि किस राज्य का स्थान कितना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का जो स्थान है वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो इतनी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित। यहाँ पे पर्वतारोहियों की चर्चा की गई है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि आपको फलां खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और इसमें किसी व्यक्ति का नाम भी मतलब किसी पर्वतारोही का नाम भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम जो आगे पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अलग अलग खेल से संबंधित हैं, और वहीं पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। जिसमें चित्रसेन साहू का नाम है, ये एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्वतारोही हैं, बालोद जिले के निवासी हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? चित्रसेन साहू फिजिकली चैलेंज्ड पर्वतारोही हैं, बालोद जिले के निवासी हैं, और हाल ही में इन्होंने माउंट एकांकागुआ को चढ़ा है, इनकी फतह की है। इससे पहले इन्होंने कुछ और भी चोटियों को जीता हुआ है, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, वहाँ पर भी चढ़ाई कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को, यहाँ पे भी इन्होंने चढ़ाई किया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? चित्रसेन साहू पर्वतारोही हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और इन्होंने हाल ही में माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। इसके अलावा एक और पर्वतारोही हैं, इनका नाम है याशी जैन, रायगढ़ से संबंधित हैं। इन्होंने वर्ष 2023 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने के साथ ही ये विश्व की 4 सबसे ऊंची चोटियों, 4 अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है, इन्होंने माउंट एकांकागुआ भी फतह कर लिया है, माउंट किलिमंजारो फतह किया है, इसके अलावा माउंट एल्ब्रुस, ये सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट पीक हैं जिस पर कि याशी जैन ने चढ़ाई किया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कुछ अलग पर्वतारोहियों की भी चर्चा की गई है, ये वाला महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एक है सौम्या राव के बारे में। इन्होंने अंटार्कटिका फतह किया है। अंटार्कटिका आपको पता है विश्व का सबसे ठंडा या परमानेंट जमा हुआ एरिया है। ये एक पर्यावरणीय शोध के लिए वहाँ पर गई हुई थे, और सौम्या राव का नाम याद रखना है। इन्होंने अंटार्कटिका पे हाल ही में विजिट किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ पुराने पर्वतारोहियों के नाम जो पिछले 1-2 वर्षों में न्यूज़ में रहे हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से अगर देखें तो नैना सिंह धाकड़, राहुल गुप्ता, याशी जैन, इनका नाम भी हमने पढ़ा, निशु सिंह, अंकिता गुप्ता, निशा यादव और अमिता श्रीवास, ये सभी हाल ही में पिछले 1-2 वर्षों में सभी के सभी चर्चित पर्वतारोही रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि इनमें से कौन कौन प्रमुख पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में। एक योजना है कृषक उन्नति योजना, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये बताया गया है कि राज्य में अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से। साथ ही इन्हें पूरा का पूरा पैसा एक किश्त में भुगतान किया जाएगा, और साथ ही इनके लिए बारदाने की व्यवस्था की जाएगी, मतलब अनाज को भरने के लिए या धान को भरने के लिए जो बोरा होता है जूट का, इसका भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगा। ठीक है, ये है कृषि उन्नति योजना। अब आपको कृषि उन्नति योजना के बारे में 3 फैक्ट पता है। प्रश्न क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत शामिल हैं उनमें, और 4 आपको विकल्प दे देगा। पहला विकल्प हो गया 21 क्विंटल धान की खरीदी प्रति एकड़ की जाएगी। दूसरा है
पूरा पैसा एक मुश्त एक किस्त में भुगतान किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और चौथा ऑप्शन दे दिया 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। अब आपको पता है कि ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि 3100 रुपये न कि 3,000 रुपये, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदी जाएगी धान। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को 50 किलोमीटर तक के ट्रैवल के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है महिलाओं के जो समूह हैं, जो स्व सहायता समूह होते हैं, इन्हें 6 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। ठीक है, पहले ये ऋण का जो राशि है वो कम था, अब इसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। बस यही चीज़ महत्वपूर्ण है, महिला समूहों को 6 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है आत्मानंद कोचिंग्स के बारे में। जैसे कि अभी आत्मानंद स्कूल शुरू किया गया था, उसी तरीके से उसी तर्ज पर नीट जेई के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, ये बताया गया है इस स्कीम के अंदर। पर अभी संभावना है कि ये जो प्रपोजल्स हैं वो शायद एग्जीक्यूट ना हो पाएंगे क्योंकि सरकार हाल ही में बदल गई है, आपको पता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के बारे में। मोबाइल, इसका मतलब होता है नॉर्मली मोबाइल का मतलब जो हम यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, वो तो हम समझते ही हैं। मोबाइल का मतलब है वो चीज़ें जो मूव हो सके, मोबिलिटी का मतलब होता है जो आसानी से मूव हो सकें। ठीक है, तो मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का मतलब है पशुओं के लिए या गायों के चिकित्सा के लिए वैन या फिर कोई भी एम्बुलेंस टाइप से या कोई भी चिकित्सा सुविधा जो है वो उनको उनके स्थान तक पहुंच करके दिया जाएगा। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है महासमुंद से। ठीक है, और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1962 ये टोल फ्री नंबर है जिसमें कॉल करके आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर को अपने घर पर या अपने एरिया में बुला सकते हैं ताकि वो वहाँ आकर के आपके मवेशियों की जांच कर सकें। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उनकी जांच कर सकें और उनको दवाई वगैरह वहाँ पर दे सकें। नेक्स्ट है कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना के बारे में। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौही कहाँ पर है। कौही ये पाटन में है, दुर्ग जिले में। पाटन जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र था। तो कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना, ये जो इरिगेशन प्लान है इसके अंतर्गत 25,000 हेक्टेयर की सिंचाई संभावित होगी। अब ये चीज़ प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र की सिंचाई संभावित है? आपको याद रखना है 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 25,000 हेक्टेयर भूमि या इतने खेत की सिंचाई संभावित है कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में। इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। ये जो स्कीम था इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि सभी नगर पालिकाओं में, पहले क्या था, ये स्कीम जो है वो केवल नगर निगम एरिया के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था। अब नगर पालिकाओं में भी ये स्कीम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आप सरकार की 25 तरीके की सुविधाएं हैं, 25 तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको बनाने के लिए आपको हो सकता है किसी ऑफिस में जाकर के धक्के खाने पड़ते, लेकिन अब ये चीज़ आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको घर बैठे बना करके मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 14545 पर कॉल करना होगा और किसी मितान योजना के किसी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको अपने घर पर बुलाना होगा, अपने क्षेत्र में बुलाना होगा और ये आपके सभी जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आप जिस डॉक्यूमेंट को चाह रहे हैं उसको बनाने के लिए इन कागज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो लेकर के जाएंगे और आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है बनने के बाद आपके घर तक सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, 25 तरीके की सुविधाएं इसके अंदर अभी शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, अब हमने पढ़ा था रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। वो किस चीज़ के लिए, वो किस एरिया के लिए था? रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ये जो नया स्कीम है UIPA, ये किसके लिए है? अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए।
महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। इसे शुरू किया गया है 1 जुलाई 2023 से और 58 नगरीय निकायों में इसके अंतर्गत 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका क्षेत्र हैं। तो 58 नगरीय क्षेत्रों में इस स्कीम को शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि रीपा का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेरोजगार हैं या जो गरीब परिवार हैं उनको अपने एरिया में ही कोई रोजगार प्राप्त हो सके। उसी प्रकार शहरों में जो शहरी गरीब परिवार हैं या जो लोग रोजगार की तलाश में हैं या किसी प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता करना चाहते हैं उनको अपने क्षेत्र में ही अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है। और इसके बारे में याद रखना है कि रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था और इसके अंतर्गत जितने गौठान थे उस समय इन्हें आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य रखा गया था। गौठान आपको पता है जहाँ पर गायों को इकट्ठा करके रखा जाता था, वहाँ पर उनके गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते थे। ठीक है। तो गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था रीपा के अंतर्गत। इस स्कीम को कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के बारे में। पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू था, अब शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू है। शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के बारे में इसे शुरू किया गया था 25 अप्रैल 2023 को और इसके अंतर्गत सभी भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि के बारे में। इसके अंतर्गत जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, मतलब जो सामान्य क्षेत्र हैं, बिना ऐसे क्षेत्र जहाँ पर SC ST पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वैसे क्षेत्रों को अपने एरिया के कल्चर को, अपने तीज त्यौहार को आयोजित करने के लिए 5-5 हज़ार की 2 किस्त प्राप्त होगी। मतलब साल में इनको 10,000 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होगा। यही है छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि। इसके अलावा एक है छत्तीसगढ़ आदिवासी परब सम्मान निधि, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि। इसके अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पे SC ST पॉपुलेशन ज़्यादा है उन क्षेत्रों को साल में 5-5 हज़ार की 2 किस्त प्राप्त होगी। मतलब उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी अपने एरिया के जो भी कल्चर हैं, कस्टम्स हैं या जो महत्वपूर्ण पर्व हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। और इसकी शुरुआत की गई है जगदलपुर से। ठीक है। तो पहला स्कीम था मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि, दूसरा था मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसे सेलिब्रेट किया गया है विश्व वानिकी दिवस 21 मई 2023 के अवसर पर और इसके अंतर्गत 33 जिलों में आपको 33 जिलों के जो किसान हैं उनको फॉरेस्ट उगाने के लिए, मतलब अपने खेत में फसल न उगा करके इनको पेड़ उगाने का जो स्कीम है जिसके अंतर्गत इनको कई तरीके के बेनिफिट दिए जाएंगे। तो इस पूरे स्कीम में ये बताया गया है कि किसानों को केवल फसलों पर डिपेंड न रह करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, वैसे पेड़ उगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कब शुरू किया गया है? 21 मई 2023 से। नेक्स्ट है चाक परियोजना। चाक परियोजना, चौक कहाँ यूज़ होता है? स्कूल्स में। मतलब ये जो स्कीम है वो शिक्षा से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि चौक परियोजना हाल ही में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, किनके सहयोग से लागू किया गया है? इसे लागू किया गया है विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से। इस स्कीम के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्कूलों को स्कूल बिल्डिंग को ठीक से मेंटेन करने के लिए पैसा अलॉट किया जाएगा। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और स्कूल बिल्डिंग्स का या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है पिछले साल की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी बेरोजगारी भत्ता योजना। इसे शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2023 से। प्रति माह बेरोजगार युवकों को या बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्राप्त होते थे। इसमें आयु सीमा रखी गई थी 18 से लेकर के 35 वर्ष और क्राइटेरिया रखा गया था कि फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। साथ ही 2 वर्ष से पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस को अगर फॉलो करते हैं तो उन्हें प्रति माह 2500 रुपये प्राप्त होंगे बेरोजगारी भत्ता के रूप में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 5 हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट कहने का मतलब है पानी से उत्पन्न किए जाने वाला बिजली, जिसको कि हम हाइड्रो पावर प्लांट भी कहते हैं। तो नए 5 हाइड्रो पावर प्लांट को कह सकते हैं कि अभी इनको प्रस्तावित किया गया था। कौन कौन से 5 हाइड्रो पावर प्लांट थे? एक है हसदेव बांगो डैम में और एक है सिकासार डैम में। हसदेव बांगो कोरबा में है, सिकासार डैम गरियाबंद में। इन दोनों जगहों पे 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। और इसके अलावा जशपुर के डांगरी में 1400 मेगावाट, रौनी में 2100 मेगावाट और बलरामपुर के कोटपल्ली डैम में 1800 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी लगाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, इनमें से अभी 4 प्लांट इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अभी टोटल जो 4 प्लांट है वो कार्यरत हैं। पहला है सिकासार प्लांट, जो कि अभी 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट वहाँ पे चल रही हैं, मतलब 7 यूनिट यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जा रही है सिकासार डैम में। हसदेव बांगो डैम में 40 मेगावाट की 3 प्रोजेक्ट चल रही हैं, 3 यूनिट चल रही हैं, मतलब वहाँ पे 120 मेगावाट चल रही है। गंगरेल डैम में 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट चल रही है, मतलब यहाँ पर 10 मेगावाट प्रोडक्शन किया जा रहा है। और मिनी माता बांगो डैम, यहाँ पे 0.8 मेगावाट की 2 यूनिट चल रही है, मतलब वहाँ पर 1.6 मेगावाट 1.6 या 1.7, असल में ये 0.85 है। इसको मिला करके यहाँ पे 1.7 मेगावाट डेली प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, देश में अभी ऐसे 6 प्रोजेक्ट संचालित हैं। ठीक, तो अभी टोटल 5 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सरकार से प्रस्तावित किया गया है और फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी करने में काफ़ी योगदान दे पाएंगे। नेक्स्ट है राउत नाचा के बारे में। प्रमुख सम्मेलन इसमें राउत नाचा, 46वां राउत नाचा महोत्सव। अब यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा गया है राउत नाचा किस जगह का बड़ा फेमस है? बिलासपुर का। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह का राउत नाचा बहुत फेमस है? आंसर था बिलासपुर। 46वां राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया गया है शास्त्री मैदान बिलासपुर में और इसे शुरू किया गया था 1978 से। ये 1978 से चला आ रहा है। नेक्स्ट है राजभाषा के बारे में। प्रांतीय सम्मेलन 2023, राजभाषा का प्रांतीय सम्मेलन 2023, इसे आयोजित किया गया था रायपुर में और इसके मुख्य अतिथि हैं शिव कुमार डेहरिया राजभाषा के प्रांतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़, भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़। इसके अंतर्गत खनिज राजस्व में 30 गुना की वृद्धि हुई है और इस बैठक में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में अभी टोटल 13,000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 तक इन्हें 13,000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुराने खनिज राजस्व की तुलना में अभी टोटल 30 गुना वृद्धि हुई है, यह बताया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग के बारे में। वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था सिरपुर महासमुंद में। और आज का लास्ट करंट अफेयर है चक्रधर समारोह के बारे में। इसमें प्रश्न इतना ही पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में कि चक्रधर समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसे रायगढ़ में आयोजित किया जाता है और अभी हाल ही में 38वां क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित किया गया है वर्ष 2023 में। इसे जनरली गणेश पक्ष के दौरान आयोजित किया जाता है। हाल ही में 19 से 21 सितंबर 2023 को रायगढ़ में 38वां चक्रधर समारोह आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू।